स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, रिसेंटली यूपी के संभल में शाही जामा मस्जिद को लेकर एक डिस्प्यूट खड़ा हो गया, जहां पर हमने देखा कि लोअर कोर्ट में पिटीशन फाइल की गई थी, जिस पिटीशन में दावा किया गया कि जहां आज ये शाही जामा मस्जिद है वहां पर हरिहर टेंपल हुआ करता था और उसी हरिहर टेंपल को डिस्ट्रॉय करके ये शाही जामा मस्जिद स्टैब्लिश की गई थी। लोअर कोर्ट ने पिटीशन एक्सेप्ट भी की और एक सर्वे भी ऑर्डर किया, और जब यह सर्वे कंडक्ट कराया जा रहा था तो वहां पर पत्थरबाजी हुई और पुलिस की फायरिंग में कुछ लोग मारे भी गए। इसके बाद अजमेर शरीफ को लेकर भी सवाल खड़े हुए कि वहां पर एक मंदिर हुआ करता था। इनफैक्ट लेट 1980s जब बाबरी मस्जिद डिस्प्यूट खड़ा हुआ था, तब से लेकर अभी तक बहुत सारे रिलीजियस प्लेसेस ऑफ वर्शिप को लेकर अलग अलग समय पर सवाल खड़े किए गए हैं। कोर्ट्स में बहुत सारी पिटीशंस भी फाइल की गई हैं, और जो यहां सबसे बड़ा क्वेश्चन रेज किया जाता है वो है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर। 1991 में बाबरी मस्जिद डिस्प्यूट जब बड़ा हो रहा था, उस दौरान पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने एक एक्ट पास किया था, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। इसका पर्पस था रिलीजियस प्लेसेस, उनके स्टेटस को मेंटेन करना। दैट मींस अगर कहीं प्रेजेंटली एक मंदिर है तो उसको कन्वर्ट करके वहां कोई और रिलीजियस प्लेस ऑफ वर्शिप नहीं बनाया जा सकता। सिमिलरली अगर कहीं आज एक मस्जिद है तो उस मस्जिद को वहां से हटाकर वहां कोई मंदिर या गिरजाघर नहीं बनाया जा सकता। इसका मेन पर्पस ये था। लेकिन 1990 से ही सवाल खड़े किए जा रहे हैं, चाहे काशी विश्वनाथ में ज्ञान व्यापी मस्जिद हो, चाहे रिसेंटली संभल का केस, और सभी केसेस में सवाल खड़े किए जाते हैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक केस की सुनवाई करते हुए ऐसे सभी मामलों पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जितनी भी पिटीशंस फाइल की गई हैं प्लेसेस ऑफ रिलीजियस वर्शिप एक्ट को लेकर, जितने भी ऐसे मामले चल रहे हैं जहां पर यह क्लेम किया गया है कि पहले मंदिर हुआ करता था और उसके बाद वहां पर मस्जिद एस्टैब्लिश की गई है, ऐसे सभी मामले जो देश में चल रहे हैं उनकी सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब तक हम इस मामले में फर्दर सुनवाई नहीं कर लेते और कोई और डायरेक्शन इशू नहीं कर देते, तब तक ऐसे सभी मैटर्स के ऊपर रोक लगी रहेगी। टेम्परेरी हॉल्ट द प्रोसीडिंग्स इन केसेस एंड सर्वेज रिलेटेड टू रिलीजियस प्लेसेस। तो ना तो कोई सुनवाई हो पाएगी भारत में किसी भी कोर्ट में, और ना ही कोई कोर्ट किसी सर्वे का ऑर्डर दे सकती है। ऐसे जितने भी मामले चल रहे हैं उन सभी मामलों में इसी एक्ट के ऊपर सवाल खड़े किए जाते हैं। अब सवाल है क्या? तो जैसा मैंने आपको बताया, अर्ली 1990s में जब बाबरी मस्जिद इशू काफी बड़ा हो गया, उसके बाद ज्ञान व्यापी मस्जिद और श्री कृष्ण जन्मभूमि, उसको लेकर भी सवाल खड़े होने लग गए। पीवी नरसिम्हा राव की सरकार यह चाहती थी कि इन डिस्प्यूट्स को पीसफुली रिजॉल्व किया जा सके और कम्युनल क्लैशेस खड़े ना हो जाएं। इसी वजह से एक एक्ट लाया गया, प्लेसेस ऑफ रिलीजियस वर्शिप एक्ट 1991। इस एक्ट में एक तारीख डिसाइड की गई, 15 अगस्त 1947, दैट इज द फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया। इस एक्ट में प्रोविजन क्रिएट किया गया कि 15 अगस्त 1947 को अगर कहीं एक मंदिर था, एक मस्जिद थी, एक गिरजाघर था, तो 15 अगस्त 1947 के बाद उसको वहां से हटाकर कोई और कम्युनिटी अपना रिलीजियस प्लेस ऑफ वर्शिप एस्टैब्लिश नहीं कर सकती। मतलब किसी मस्जिद को हटाकर कोई मंदिर नहीं बनाया जा सकता, या किसी मंदिर को हटाकर कोई मस्जिद नहीं बनाई जा सकती। तो वो कन्वर्जन जो होता है उसके ऊपर बैन लगा दिया, और डेट डिसाइड की गई 15 अगस्त 1947। सबसे पहले तो इसी डेट के ऊपर सवाल खड़े किए जाते हैं और इस डेट को चैलेंज किया गया है। यह कहा गया है कि यह डेट आर्बिट्रेरी है। आपने डे ऑफ इंडिपेंडेंस उसको तो सिलेक्ट कर लिया, लेकिन आपने यह नहीं देखा कि ऐतिहासिक तौर पर हिस्टोरिकली कम्युनिटीज के साथ गलत हुआ है। अगर आज से 100 साल पहले या 200 साल पहले कोई मंदिर तोड़कर कोई मस्जिद एस्टैब्लिश की गई थी तो वो भी गलत था, लेकिन आपने उसे कंसिडर नहीं किया। तो पिटिशनर्स का
सबसे पहला सवाल तो इस डेट को लेकर ही है। वो क्लेम ये है कि भाई 15 अगस्त 1947 आप इस तारीख पर पहुंचे कैसे? ये एक आर्बिट्रेरी डेट है जिसकी वजह से जो हिस्टोरिकल इनजस्टिस है वो एड्रेस नहीं हो पाएगा। इसके साथ साथ जुडिशियल रिव्यू, ये एक्ट जुडिशियल रिव्यू के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन लगाता है, विच इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब यह है कि इस एक्ट के अंतर्गत स्टेटस क्वो मेंटेन किया जाएगा ऑफ प्लेसेस ऑफ रिलीजियस वर्शिप। अगर कहीं मस्जिद है तो वहां पर मस्जिद ही रहेगी, कहीं मंदिर है तो वहां पर मंदिर ही एग्जिस्टेंस में रहेगा, उसको कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। और इनसे रिलेटेड किसी भी केस में सुनवाई नहीं हो सकती कोर्ट्स में। तो यहां पर कोर्ट की जो पावर है, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, वो भी उससे ले ली गई है, विच इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये दो बड़े सवाल हैं जो रेज किए जाते हैं। अब आपके मन में सवाल यह खड़ा होगा कि अगर इस एक्ट ने कोर्ट्स के ऊपर प्रोहिबिशन लगा दिया है तो कैसे राम जन्मभूमि मामले में सुनवाई हो गई, या फिर कैसे ज्ञान व्यापी मस्जिद या संभल में जो मस्जिद है उसको लेकर कोर्ट्स में सुनवाई हो रही है? तो इस एक्ट में कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जिन एक्सेप्शंस के अंडर यह सुनवाई कंडक्ट की जा सकती है। अभी हम आगे चलकर लेयर बाय लेयर इस एक्ट को समझेंगे, इसके प्रोविजंस को समझेंगे, उन एक्सेप्शंस को देखेंगे जिन एक्सेप्शंस की वजह से ये सर्वे कंडक्ट किए जा सकते हैं और कोर्ट्स में सुनवाई हो सकती है। बट मेजरली दो बड़े सवाल खड़े किए जाते हैं, दैट इज पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू ऑफ द कोर्ट्स, वो उनसे छीनी जा रही है, और 15 अगस्त 1947 कैसे इस आर्बिट्रेरी डेट पर आप पहुंच गए, क्यों हिस्टोरिकल इनजस्टिस जो हुआ है उसको कंसिडर नहीं किया जा रहा। पिटिशनर्स ये दावे करते हैं। अब ये कोई पहली बार नहीं है, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि प्लेसेस ऑफ रिलीजियस वर्शिप एक्ट, इसके ऊपर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इनफैक्ट 2022 में एक बेंच के सामने ऐसा एक मामला आया था और वहां पर उस बेंच ने क्या क्या कहा था, चलिए उसको देख लेते हैं। द सुप्रीम कोर्ट प्रीवियसली रूल्ड दैट सर्वेइंग अ प्लेस ऑफ वर्शिप डज नॉट इनहेरेंटली वायलेट 1991 एक्ट। 2022 में 3 जजेस की एक बेंच बैठी थी, जिसको लीड किया था हमारे एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ जी ने। उस बेंच ने यह कहा था कि प्लेसेस ऑफ रिलीजियस वर्शिप एक्ट 1991 ये सर्वेस के ऊपर बैन नहीं लगाता, और वो इस वजह से क्योंकि इंडिया में प्लेसेस ऑफ वर्शिप में हाइब्रिड कैरेक्टर देखने को मिला है। अभी हाइब्रिड कैरेक्टर का मतलब क्या है? इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां पर आपको मल्टीपल रिलीजन्स देखने को मिल जाते हैं, और इसी वजह से जगह जगह हमारे यहां मल्टीपल प्लेसेस ऑफ वर्शिप देखने को मिलती है। अब कुछ प्लेस ऑफ वर्शिप ऐसी हैं जहां पर आपको एक से ज्यादा कम्युनिटीज के निशान मिल जाते हैं, एविडेंसेस मिल जाते हैं कि पहले यहां पर कोई और कम्युनिटी भी वर्शिप करती रही होगी। और यहां पर 2022 में इस बेंच ने क्रिश्चियनिटी और ज़ोराष्ट्र, इन दोनों रिलीजन के एग्जाम्पल से इस बात को क्लैरिफाई किया था कि कुछ प्लेस ऑफ वर्शिप ऐसी हैं जहां पर क्रिश्चियनिटी में क्रॉस को पायस माना जाता है, वो भी मिल जाता है, और ज़ोराष्ट्र रिलीजन जो है उसके भी एविडेंस मिल जाते हैं। अब इस प्लेस ऑफ रिलीजियस वर्शिप के ऊपर किसका क्लेम होना चाहिए, वो सेटल करने के लिए जरूरी हो जाता है सर्वे कंडक्ट करना। तो यहां पर उस प्लेस ऑफ रिलीजियस वर्शिप को कन्वर्ट नहीं किया जा रहा है। यहां पर जो डिस्प्यूट खड़ा हुआ है, जो विवाद खड़ा हुआ है कि इस प्लेस ऑफ रिलीजियस वर्शिप पर कौन पूजा कर सकता है, कौन वर्शिप कर सकता है, किस कम्युनिटी का राइट होना चाहिए इसके ऊपर, उस क्वेश्चन को सेटल करने के लिए जरूरी हो जाता है सर्वे कंडक्ट करना। और इसी वजह से 1991 का यह एक्ट सर्वे के ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाता, रोक नहीं लगाता। द बेंच क्लैरिफाइड दैट ascertaining the religious character of a place as a procedural instrument may not necessarily violate section 3 and 4 of the act। यहां पर यही क्वेश्चन है कि क्या सर्वे अलाउ होना चाहिए। 2022 की ऑब्जर्वेशन के हिसाब से चले तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सर्वे अलाउ किया जा सकता है, बिकॉज हाइब्रिड कैरेक्टर एग्जिस्ट करता है इंडिया में। बहुत सारी
प्लेस ऑफ वर्शिप ऐसी हैं जिनको लेकर क्लैरिटी नहीं है, और वो क्लैरिटी स्टैब्लिश करने के लिए, क्लेम को सेटल करने के लिए कि कौन सी कम्युनिटी वहां पर वर्शिप कर सकती है, उस क्लेम को सेटल करने के लिए जरूरी हो जाता है कि सर्वे कंडक्ट किया जाए। और इसी वजह से सर्वेज इस एक्ट को वायलेट नहीं करते। ये 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। इसके साथ साथ 2019 जब अयोध्या वर्डिक्ट आया, उस वर्डिक्ट में भी इस एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बातें रखी थी सामने। इन नवंबर 2019 अयोध्या राम जन्मभूमि जजमेंट, द सुप्रीम कोर्ट रिकॉग्नाइज्ड प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट एज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस बेसिक स्ट्रक्चर। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, क्योंकि ये प्लेस ऑफ वर्शिप की सैंक्टिटी को मेंटेन रखता है, इसी वजह से इट इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो उस एक्ट को भी बेसिक स्ट्रक्चर के अंडर रख दिया गया था। The act was viewed as crucial for preserving the secularism and ensuring the protection of religious sites. तो हमारे यहां जो रिलीजियस साइट्स है उनको प्रोटेक्ट करने में और इंडिया के सेकुलर कैरेक्टर को मेंटेन और प्रिजर्व रखने के लिए इस एक्ट की इंपॉर्टेंस को रिकॉग्नाइज किया गया था और माना गया था कि ये क्रूशियल है। इसी वजह से बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा सुप्रीम कोर्ट ने इसे डिक्लेयर किया था। द वर्डिक्ट ऑल्सो रिकॉग्नाइज दैट historical wrongs cannot justify actions that disrupt the present and future। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 2019 के इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ऐतिहासिक तौर पर, हिस्टोरिकली, अगर गलत हुआ है किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के साथ तो वो कोई आधार नहीं हो सकता, वो ग्राउंड नहीं हो सकता प्रेजेंट या फ्यूचर को डिस्ट्रॉय करने के लिए। जो सवाल उठाया गया है कि 15 अगस्त 1947 उससे पहले जो हिस्टोरिकल इनजस्टिस हुआ था उसको कैसे रेक्टिफाई किया जाएगा, क्योंकि इस एक्ट ने तो एक आर्बिट्रेरी डेट एस्टैब्लिश कर दिया है। तो कहीं ना कहीं उसका जवाब देने की कोशिश राम जन्मभूमि मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने की थी। और इसी वजह से प्रेजेंटली जितने ऐसे मामले चल रहे हैं, क्योंकि अगर आपने पिछले कुछ समय में देखा, ऑब्जर्व किया, तो ऐसी पिटिशंस बढ़ती चली जा रही हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो सोशल फैब्रिक है, सोशल हार्मनी है, वो भी डिसरप्ट होती है। प्लस वंस एंड फॉर ऑल इस मैटर को सेटल करना भी जरूरी है कि क्या ये एक्ट करेक्ट है या इनकरेक्ट है, क्योंकि बार बार रह रहकर अलग अलग मामलों में इस एक्ट के ऊपर क्वेश्चन रेज किए जा रहे हैं। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली जितने ऐसे मैटर चल रहे हैं उन पर टेम्परेरी स्टे लगा दिया है। अब कोई भी कोर्ट कोई भी सर्वे ऑर्डर नहीं कर सकती किसी रिलीजियस प्लेस ऑफ वर्शिप का, जब तक सुप्रीम कोर्ट नेक्स्ट डायरेक्शन इशू नहीं कर देती। और नेक्स्ट सुनवाई होगी अगले साल फरवरी में। तो तब तक तो जितने ऐसे मैटर्स चल रहे हैं, सब जुडिस है, उनके ऊपर रोक लगा दी गई है। कोई सुनवाई नहीं हो सकती और कोई सर्वे भी नहीं हो सकता। अभी भी ये एक्ट क्या है, इसके प्रोविजंस क्या है, वो समझना बाकी है। तो चलिए उस डायरेक्शन में बढ़ते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले अगर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट और ऐसे इश्यूज को डिटेल में समझना चाहते हैं, इनकी निटिग्रिटीज को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं और अपनी यूपीएससी की तैयारी और स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, तो आप स्टडी आईक्यू के इन बैचेस में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। नए फाउंडेशन बैचेस शुरू हो रहे हैं 17 दिसंबर से। किसी भी बैच में आप एनरोल करना चाहते हैं, आप एसी लाइव कोड इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट और मेंटोरशिप दोनों मिल जाएंगी। इसके साथ साथ अगर आप यूट्यूब पे ही अपनी प्रिपरेशन जारी रखना चाहते हैं तो ये टेलीग्राम चैनल है मेंस आंसर राइटिंग बाय अंकित सर, आप यहां पर भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं और ऐसे इश्यूज को डिटेल में अंडरस्टैंड कर सकते हैं। डेली लाइव क्लास उसका फायदा उठा सकते हैं। चलिए अब सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली इस जजमेंट में क्या कहा है, जहां पर टेम्परेरी रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं, उस जजमेंट में पर्टिकुलरली क्या ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आई है। सो सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस। द सुप्रीम कोर्ट एम्फसाइज दैट व्हाइल फ्रेश सूट्स मे बी फाइल्ड, नो एक्शन विल बी टेकन ऑन देम नॉर विल ऑनगोइंग प्रोसीडिंग्स प्रोग्रेस। तो इस एक्ट के अंडर फ्रेश सूट्स फाइल किए जा सकते हैं, बट कोर्ट उस पर अभी सुनवाई नहीं कर सकती, ना ही जो सबजुडिस मैटर्स हैं उन पर कोई फर्दर सुनवाई हो पाएगी। तो जितने भी फ्रेश सूट्स हैं या फिर पुराने मामले चल रहे हैं, सबको रोक दिया गया है टेम्परेरी। कोर्ट बार्ड फ्रॉम ऑर्डरिंग सर्वेज, जैसे अभी हमने देखा संभल में सर्वे ऑर्डर किया गया और उसके बाद ही वहां सोशल डिसहार्मनी जैसी सिचुएशन देखने को मिली, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब हो गई थी।
तो ऐसे जितने भी सर्वेज हैं उन सब के ऊपर भी बैन लगा दिया गया है। और कब तक? 17 फरवरी 2025, तो अगले साल 17 फरवरी को अब नेक्स्ट हियरिंग होगी इस केस में, उसके बाद ही डिसीजन लिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि फर्दर क्या कोर्स ऑफ एक्शन होने वाला है। डायरेक्टेड द यूनियन गवर्नमेंट टू क्लैरिफाई इट्स पोजीशन। यूनियन गवर्नमेंट से भी ये कहा गया है कि इस एक्ट को लेकर आप अपनी पोजीशन क्लैरिफाई कीजिए, आपको क्या लगता है ये एक्ट करेक्ट है, आप इसमें कोई अमेंडमेंट करना चाहते हैं, तो 4 हफ्ते में, अगले 4 हफ्ते में यूनियन गवर्नमेंट को भी अपना एक रिप्लाई फाइल करना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट में कि क्या वो इस एक्ट से सहमत है, क्या वो इसमें अमेंडमेंट लाना चाहते हैं, क्या वो इसे डिफेंड करना चाहते हैं, व्हाट इज देयर स्टैंड। तो उनसे भी सवाल पूछा गया। इसके साथ साथ द सुप्रीम कोर्ट नोटेड दैट इश्यूज रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, स्कोप एंड एम्बिट ऑफ द एक्ट रिक्वायर डिटेल्ड एग्जामिनेशन। तो इस एक्ट को लेकर जो क्वेश्चन खड़े हो रहे हैं उनको भी सेटल करना जरूरी है। तो इस एक्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, हालांकि 2019 के अपने जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था दैट इट इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, बट उसके बावजूद क्योंकि बार बार सवाल खड़े होते हैं तो वंस एंड फॉर ऑल इसको सेटल करना जरूरी है। सो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को लेकर, एक्ट के स्कोप को लेकर सुनवाई की जाएगी और एक डिटेल्ड एग्जामिनेशन के बाद ही सुप्रीम कोर्ट किसी डिसीजन पर पहुंचेगी। इट ऑल्सो हाईलाइटेड द लोअर सिविल कोर्ट्स मस्ट डिफर to principles laid out in Ayodhya judgment stating civil courts cannot race with the Supreme Court। यहां सिविल कोर्ट्स को भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हिदायत दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अयोध्या जजमेंट में जो डिसीजन दिया गया, जो ऑब्जर्वेशंस दी गई हैं, सभी लोअर कोर्ट्स को उनको मानना है और कोई भी लोअर कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के साथ रेस नहीं कर सकती। इसका बेसिक मीनिंग यह है कोई भी लोअर कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से आगे नहीं जा सकती। जैसे यहां पर हमने देखा कि लोअर कोर्ट ने एक सर्वे ऑर्डर कर दिया, अभी मैटर सुप्रीम कोर्ट में सब जुडिस है, इसी वजह से कहा गया है कि लोअर कोर्ट्स अपनी ज्यूरिसडिक्शन को ब्रीच ना करें, वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के दायरे में रहकर ही डिसीजन मेकिंग करें। हालांकि अब तो ऐसे सभी मामलों में सुनवाई के ऊपर रोक ही लगा दी गई है, बट फिर भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक हिदायत जरूर दी गई है लोअर कोर्ट्स को कि वो अपनी ज्यूरिसडिक्शन को ब्रीच ना करने की कोशिश करें। सुप्रीम कोर्ट नोटेड दैट इवन विदाउट द एक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स माइट बार सूट्स सीकिंग टू ऑल्टर द रिलीजियस कैरेक्टर। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि ये जो केसेस फाइल किए जा रहे हैं कोर्ट्स में, जहां पर चैलेंज किया जा रहा है इस एक्ट को, अगर ये एक्ट नहीं भी होगा तो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो वैल्यूज है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रिंसिपल्स हैं, वो एग्जिस्टिंग प्लेसेस ऑफ वर्शिप, उनके रिलीजियस कैरेक्टर को चेंज करने से आपको रोक सकते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टैंड्स फॉर अ सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन, और सेकुलरिज्म और कंट्री के सेकुलर कैरेक्टर को प्रिजर्व करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स भी ऐसे सभी रिलीजियस कन्वर्जेंस के ऊपर बैन लगा सकता है। तो अगर ये एक्ट नहीं भी होगा तो भी द कॉन्स्टिट्यूशन स्टैंड्स फॉर अ सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन, तब भी ये जो पिटिशंस फाइल की जा रही है, इन पिटिशंस के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती है। इट एक्नॉलेज पिटिशंस क्वेश्चनिंग वेदर द एक्ट restricts judicial review, adding another layer of constitutional scrutiny। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को भी एड्रेस किया है और एक्सेप्ट किया कि पिटिशंस में ये जो क्वेश्चन रेज किया गया है कि ये एक्ट बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट कर रहा है, क्योंकि इस एक्ट के अंडर जुडिशियल रिव्यू की पावर वो कोर्ट से छीनी जा रही है, तो इस वजह से इस एक्ट को रिव्यू करना और जरूरी हो जाता है। तो ना केवल एक्ट को इस वजह से रिव्यू करना है कि वो सोशल हार्मनी को कहीं डिसरप्ट तो नहीं कर रहा, बल्कि एक्ट का रिव्यू इस वजह से भी जरूरी हो जाता है क्योंकि हमारी जो कोर्ट्स हैं उनकी पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू वो उनसे छीनी जा रही है इस एक्ट के अंदर। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को भी एक्सेप्ट किया है और अब जो फर्दर सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में वो कुछ इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए होगी कि क्या ये एक्ट बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट कर रहा है। हालांकि अगेन 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने खुद यह बोला था कि दिस एक्ट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बट 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने अगेन इस एक्ट के बारे में यह कहा कि ये एक्ट सर्वेज को रिस्ट्रिक्ट नहीं करता, बट 2024 में लेटेस्ट जजमेंट में सर्वेज के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई है। तो कहीं ना कहीं इस एक्ट को लेकर
एम्बिगुइटी है। सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग जजमेंट्स में इस एक्ट को लेकर ही अलग अलग बातें सामने आ रही हैं और इसी वजह से इसकी डिटेल स्क्रूटनी जरूरी हो जाती है। जो क्वेश्चंस रेज किए जा रहे हैं इनका सवाल ढूंढना जरूरी हो जाता है और इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने नेक्स्ट हियरिंग तक सभी ऐसे मैटर्स के ऊपर लिमिटेशन लगा दिया कि टेम्परेरीली इसमें सुनवाई नहीं हो पाएगी, कोई सर्वे का ऑर्डर नहीं दिया जा सकता। नाउ इंपैक्ट क्या होने वाला है सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट का? सारी की सारी प्रोसीडिंग जो अभी चल रही है वो तो सस्पेंड हो ही जाएंगी, कोई नया सर्वे ऑर्डर नहीं हो पाएगा और जो साइट्स हैं उनको प्रिजर्व और प्रोटेक्ट फिलहाल किया जा सकता है। तो अभी एक डर का माहौल सा बैठ गया था कि प्लेसेस ऑफ रिलीजियस वर्शिप उनको कन्वर्ट कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से कम्युनिटीज में जो सोशल हार्मनी है उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आ रही थी। क्योंकि अगर आप देखेंगे दोनों ही साइड से जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, स्पेशली अगर मैं बात करता हूं लोकल लेवल की जो पॉलिटिक्स होती है, वहां पर ऐसे मुद्दों को यूज किया जाता है और इमोशंस जो है उनको भड़काया जाता है। तो वो ना हो, सोशल हार्मनी बनी रहे, इस वजह से ये जजमेंट फिलहाल के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो कोर्ट में चल रहे हैं जिनके बारे में अभी तक हमने बातचीत की है। चाहे आप बात कर लीजिए ज्ञानव्यापी मस्जिद के बारे में वाराणसी में, या फिर श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा जहां पर शाही ईदगाह मस्जिद है उसके ऊपर सवाल खड़े किए गए हैं कि पहले यहां पर मंदिर हुआ करता था, श्री कृष्ण जी की जन्मभूमि है वो। इसके साथ साथ कुतुब मीनार को लेकर भी सवाल खड़े किए गए हैं कि कुतुब मीनार जो बनाई गई है उसमें जो मटेरियल यूज किया गया है वो हिंदू और जैन टेम्पल्स उनको डिस्ट्रॉय करके लाया गया था। सिमिलरली टीपू सुल्तान की मॉस्क बेंगलुरु में, उसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। तो ये जितने इंपॉर्टेंट केसेस चल रहे हैं कोर्ट में, अब इन सभी केसेस के ऊपर टेम्परेरीली रेस्ट्रिक्शन लग गई है। टेम्परेरीली इन मामलों में सुनवाई नहीं हो पाएगी, ना ही कोई सर्वे ऑर्डर किया जा सकता। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दैट बेसिक एक्ट जिसके ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 क्यों लाया गया था, क्या ऐसी सिचुएशन थी? तो जैसा स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि लेट 1980s में बाबरी मस्जिद को लेकर डिस्प्यूट काफी बड़ा होता चला गया था और 1990s की शुरुआत में ना केवल बाबरी मस्जिद बल्कि हिंदू रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस ने अलग अलग ऐसी मस्जिदों को लेकर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए थे और वो डिस्प्यूट्स बड़े हो रहे थे। जैसे अभी हमने देखा ज्ञानव्यापी मस्जिद उसको लेकर या श्री कृष्ण जन्मभूमि उसको लेकर, तो ये विवाद काफी बड़े होते चले जा रहे थे। इसी वजह से ये एक्ट लाया गया था। सो द एक्ट वाज पास्ड टू मेंटेन रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एज ऑन 15 अगस्त 1947। तो इस एक्ट में एक डेट डिसाइड की गई 15 अगस्त 1947 और ये मेंशन कर दिया गया कि 15 अगस्त 1947 को जो एक्चुअल कैरेक्टर था किसी प्लेस ऑफ वर्शिप, मतलब वहां पर अगर मंदिर है या मस्जिद है तो अब उसको चेंज नहीं किया जा सकता। अब उसके कैरेक्टर को चेंज नहीं किया जा सकता, मतलब कोई भी रिलीजियस कम्युनिटी किसी और कम्युनिटी के किसी भी रिलीजियस प्लेस को कन्वर्ट नहीं कर पाएगी। तो एक तरीके से वो माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करने के लिए ये एक्ट लाया गया था। इट प्रोहिबिट्स कन्वर्जन ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एंड मेंटेन्स स्टेटस को एज ऑन इंडिपेंडेंस डे। तो इंडिपेंडेंस डे को प्लेस ऑफ वर्शिप जिस कम्युनिटी का था उसी का रहेगा, उसमें चेंजेस नहीं आ सकते। ये प्रोविजन इस एक्ट के थ्रू क्रिएट कर दिए गए थे। लेकिन अगर आप देखेंगे 2020 से ही अलग अलग केसेस में इस एक्ट को चुनौती दी जा रही है, चैलेंज किया जा रहा है। हालांकि 2020 से पहले भी हमने देखा 2019 में जो बाबरी मस्जिद का जजमेंट आया उसमें भी इस एक्ट को मेंशन किया गया था, बट 2020 के बाद एक्टिवली इस एक्ट को अलग अलग केसेस में चैलेंज किया गया है। अब इस एक्ट के बेसिक प्रोविजन कहते क्या है? तो इस एक्ट में कुल मिलाकर 7 सेक्शन है, 7 सेक्शन। इसका सेक्शन 3 इट बार्स कन्वर्जन ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप। तो जो प्लेस ऑफ वर्शिप है वहां पर स्टेटस को मेंटेन रहेगा, उनको कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन जो लगाई गई है वो सेक्शन 3 में लगाई गई है। फिर सेक्शन 4 है डिक्लेयर्स द रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एंड बार्स कोर्ट जुरिस्डिक्शन। यही वो सेक्शन है जिसको लेकर यह कहा गया है कि बेसिक स्ट्रक्चर को ये वायलेट कर रहा है, क्योंकि ये कोर्ट्स की पावर है जुडिशियल रिव्यू की, वो उनसे छीन रहा है। इसके साथ साथ सेक्शन 5 एक्सक्लूड्स राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद फ्रॉम इट्स प्रोविजन। अब ये एक्ट जब लाया गया था तब बाबरी मस्जिद का जो मामला था वो सब जुडिस था, वो कोर्ट में था और इसी वजह से इस एक्ट में उस मामले को बाहर रखा गया था।
और इसीलिए बाबरी मस्जिद या फिर राम जन्मभूमि का जो इशू था वो इतने लंबे समय तक कोर्ट में चलता रहा, क्योंकि इस एक्ट के अंडर उसको एग्जेम्प्ट किया गया था, उसको एक्सेप्शन में रखा गया था। नाउ अगर हम बात करते हैं सेक्शन 4 की, तो सेक्शन 4 के प्रोविजन कहते क्या है? सेक्शन 4(1) declares that the religious character of a place of worship as of August 15, 1947 must be maintained। तो 15 अगस्त 1947 को जो रिलीजियस कैरेक्टर था वो एज इट इज मेंटेन रहेगा। तो मतलब ये स्टेटस को मेंटेन करवा रहा है, ये प्रिजर्व और प्रोटेक्ट कर रहा है प्लेसेस ऑफ वर्शिप को। एग्जिस्टिंग सूट्स, लीगल प्रोसीडिंग्स रिलेटेड टू कन्वर्जन ऑफ place of worship's religious character pending before a court on August 15, 1947 shall be abated। 15 अगस्त 1947 इससे पहले की जो भी रिलीजियस प्रोसीडिंग्स चल रही हैं उनको डिसमिस कर दिया जाएगा। फ्रेश सूट्स, न्यू लीगल प्रोसीडिंग्स ऑन सच मैटर्स कैन नॉट बी कॉन्स्टिट्यूटेड। मतलब 15 अगस्त 1947 इससे पहले जो भी मामले चल रहे हैं, मतलब इससे पहले के जो भी मामले चल रहे हैं कन्वर्जन के, उन सभी को खत्म कर दिया जाएगा, उनमें फर्दर कोई सुनवाई नहीं होगी। इसके साथ साथ कोई नया मैटर फाइल नहीं किया जा सकता। सूट्स और अपील्स रिगार्डिंग कन्वर्जन अकरिंग आफ्टर द कट ऑफ डेट कैन कंटिन्यू। तो मतलब यह है कि 15 अगस्त 1947 इससे पहले जो भी कन्वर्जन के मैटर हैं जो कोर्ट्स में चल रहे हैं उनको खत्म कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ कोई नया मैटर फाइल नहीं किया जा सकता, प्लस नया मैटर तभी फाइल किया जा सकता है जब जो कन्वर्जन हुआ है वो 15 अगस्त 1947 के बाद हुआ, और इसी को चैलेंज किया गया है। व्हाट इफ 15 अगस्त 1947 उससे पहले किसी प्लेस ऑफ रिलीजियस वर्शिप को कन्वर्ट किया गया हो, किसी मंदिर को मस्जिद या मस्जिद को मंदिर में कन्वर्ट किया गया हो, तो उसको तो आप चैलेंज ही नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पर एग्जिस्टिंग सूट्स उनको डिसमिस कर दिया गया था और न्यू सूट्स आप फाइल नहीं कर सकते। तो कोई भी नया मैटर आप तभी फाइल कर पाएंगे जब 15 अगस्त 1947 के बाद उसके रिलीजियस कैरेक्टर को चेंज किया गया, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। और यहीं पर वो सवाल खड़ा होता है कि हिस्टोरिकल इनजस्टिस जो हुआ था उसका क्या। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ऑब्जर्वेशन में यह बात बोली है कि हिस्टोरिकल फैक्टर्स या हिस्टोरिकल फैक्ट्स के आधार पर अगर आप जो प्रेजेंट है या फ्यूचर है उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं तो वो भी लीगली वैलिड नहीं है, वो भी गलत ही है। नाउ क्या क्या एग्जेम्पशंस है? तो सेक्शन 4 के अंडर कुछ एग्जेम्पशंस भी हैं। जैसे सेक्शन 5 में हमने देखा था कि सेक्शन 5 के अंडर राम जन्मभूमि मैटर को एग्जेम्पशन में रखा गया था। सेक्शन 4 में भी कुछ एग्जेम्पशंस हैं। फर्स्ट इज प्रोटेक्टेड साइट्स। बहुत सारी हिस्टोरिकल या आर्कियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट्स है जिनको प्रिजर्व करता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तो उनको इससे बाहर रखा गया है, उनको कन्वर्जन की कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा। सो प्लेसेस क्लासिफाइड एज एंशिएंट मॉन्यूमेंट और आर्कियोलॉजिकल साइट्स अंडर द एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट। तो इन सभी मॉन्यूमेंट्स की जो देखरेख होती है वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया करता है, और इसी वजह से इनको कन्वर्जन की कैटेगरी में नहीं डाला जाएगा। नेक्स्ट इज रिजॉल्व लीगल केसेस। जब ये एक्ट लागू हुआ उससे पहले अगर कोई मैटर चल रहा था और उस मैटर में एक जजमेंट आ चुका है तो फिर ये एक्ट उस मैटर में भी लागू नहीं होगा। देन म्यूचुअल सेटलमेंट। अगर किसी प्लेस ऑफ रिलीजियस वर्शिप को लेकर दो कम्युनिटीज के बीच में कोई डिस्प्यूट चल रहा था और कम्युनिटीज ने आपस में म्यूचुअल सेटलमेंट कर लिया है और उसके बाद उस प्लेस ऑफ रिलीजियस वर्शिप को कन्वर्ट कर दिया गया, तो भी ये एक्ट वहां लागू नहीं हो सकता। एंड देन चेंज बाय एक्विजिशंस। इसका मतलब ये है अगेन कि अगर किसी प्लेस ऑफ रिलीजियस वर्शिप को चेंज कर दिया गया है और वहां पर जो सामने वाली कम्युनिटी है जिसका वो पहले प्लेस ऑफ रिलीजियस वर्शिप था उसने कोई सवाल नहीं खड़ा किया है, तो भी ये मान लिया जाएगा कि म्यूचुअल सेटलमेंट से उस मैटर को रिजॉल्व कर दिया गया है। तो ये 4 ऐसे मामले हैं जिन मामलों में ये एक्ट लागू नहीं होता, बाकी सभी मामलों में ये एक्ट लागू हो जाएगा। अब जैसा मैंने कहा था इस एक्ट को लाने के पीछे बेसिक पर्पस क्या था? बेसिक पर्पस था
कि जो प्लेस ऑफ रिलीजियस वर्शिप है इनको प्रिजर्व किया जा सके, इनके कन्वर्जन को रोका जा सके। क्योंकि जब भी ऐसे मैटर सामने आते हैं और ऐसे किसी भी कन्वर्जन का कोई अटेम्प्ट किया जाता है, चाहे कोई भी कम्युनिटी वो करती है, तो वहां पर इंडिया का जो सोशल फैब्रिक है वो अफेक्ट होता है, हमारा सेकुलर कैरेक्टर वो अफेक्ट होता है, और इस वजह से डिस्प्यूट्स बड़े हो जाते हैं, जहां पर लॉस जो है वो कंट्री का होता है, कम्युनिटी का होता है। तो पर्पस यही था, टू मेंटेन रिलीजियस हार्मनी एंड प्रिवेंट द ऑल्टरेशन ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप। The act serves as a crucial safeguard for diverse religious landscape of the country. आप अगर इंडिया को देखेंगे तो इट माइट बी द मोस्ट डाइवर्सिफाइड कंट्री इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में जो बड़े रिलीजन्स हैं उसमें जो टॉप 8 रिलीजन्स हैं, 8 के 8 रिलीजन इंडिया में पाए जाते हैं। तो आप सोचिए कितनी डाइवर्सिटी है। अगर ऐसे रिलीजियस कन्वर्जन अलाउ कर दिए जाएंगे तो फिर इस डाइवर्सिटी में जो हम यूनिटी सीख करते हैं वो नहीं हो पाएगी। और इस एक्ट का पर्पस वही था कि सोशल हार्मनी, रिलीजियस हार्मनी बनी रहे, प्लेस ऑफ रिलीजियस वर्शिप, उनकी सैंक्टिटी, उसको प्रिजर्व और प्रोटेक्ट किया जा सके। दिस एक्ट एम्स टू प्रिजर्व द सेकुलर फैब्रिक ऑफ द इंडियन सोसाइटी एंड प्रिवेंट पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट्स। तो कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो, कॉन्फ्लिक्ट्स बड़े ना बन जाए जिस वजह से सोशल डिसहार्मनी हो, बल्कनाइजेशन जैसी इंस्टेंसेस उनके चांसेस ना हो पाए, इसी वजह से ये एक्ट लाया गया था। यही इसका पर्पस है। एंड अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी तक जितने केसेस में सुनवाई की है इस एक्ट को लेकर, उसका जो जजमेंट रहा है वो भी इन्हीं डायमेंशंस के अलोंग रहा है, और इसी वजह से इस एक्ट को अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने वैलिड ही माना है। 2019 के राम जन्मभूमि मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने माना था दैट इट इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। हालांकि एक्ट के अलग अलग प्रोविजंस को लेकर जो इंटरप्रिटेशन आई है सुप्रीम कोर्ट की वो अलग अलग हो सकती है। जैसे 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को एक्सेप्ट किया था कि सर्वेज अलाउड है एक्ट के अंदर, लेकिन कब? जब उस सर्वे का पर्पस ये है, ये डिटरमाइन करना कि वो प्लेस ऑफ वर्शिप किस कम्युनिटी को बिलोंग करती है। क्योंकि इंडिया की डाइवर्सिटी वो इतनी ज्यादा है कि बहुत सारे केसेस में जो प्लेस ऑफ रिलीजियस वर्शिप है वहां पर अलग अलग कम्युनिटीज के एविडेंस देखने को मिल जाते हैं। तो अल्टीमेटली अगर आपको उस डिस्प्यूट को सेटल करना है तो जरूरी हो जाता है कि सर्वे कंडक्ट कराया जाए। तो इसी वजह से वो सर्वेज अलाउ किए गए थे। बट अब इस फिलहाल जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आई है उसमें उन सर्वेज को भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। नाउ कॉन्स्टिट्यूशनल इंप्लीकेशंस, अगर हम एग्जाम के एक पर्सपेक्टिव से बात करें, क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल इंप्लीकेशंस है, क्या क्या सवाल खड़े होते हैं, तो सबसे पहले तो सेकुलरिज्म का ही क्वेश्चन है। The question is to uphold the secular character of the nation. आपको रिलीजियस राइट्स, क्योंकि फ्रीडम ऑफ वर्शिप वो भी एक फंडामेंटल राइट है, तो आपको राइट टू वर्शिप उसको सेकुलर कैरेक्टर के साथ बैलेंस आउट करना है। और इसी वजह से ऐसे केसेस काफी डिफिकल्ट हो जाते हैं, काफी ट्रिकी हो जाते हैं। इसीलिए आप देख रहे होंगे बार बार सवाल खड़े हो रहे हैं उस एक्ट के ऊपर। सिमिलरली रूल ऑफ लॉ, इंश्योरिंग एडहेरेंस टू एस्टैब्लिश लीगल प्रिंसिपल्स, जुडिशियल रिव्यू, कहा गया है कि ये एक्ट जुडिशियल रिव्यू की पावर छीनता है, विच इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब कोर्ट इसके ऊपर भी एक अथॉरिटेटिव जजमेंट देगी कि क्या ये जुडिशियल रिव्यू की पावर छीन रहा है या फिर नहीं। और इसके साथ साथ द क्वेश्चन ऑफ रिलीजियस फ्रीडम्स। तो बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस खड़े हो गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को लेकर क्वेश्चन खड़े हो गए, और कैसे सुप्रीम कोर्ट इसमें बैलेंस बिठा पाएगी जजमेंट में, यही देखना होगा। So I hope you must have understood कि क्या है ये एक्ट, क्या इसका पर्पस था, क्यों इसको लेकर इतने डिस्प्यूट्स खड़े होते हैं, क्यों इसको लेकर इतनी बातें हो रही हैं। और फरवरी में जाकर शायद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई अथॉरिटेटिव जजमेंट देखने को मिल सकता है। चांसेस अभी उसके भी कम है, क्योंकि अभी 1 महीने में सेंटर की तरफ से पिटीशन फाइल होगी, क्योंकि सेंटर से भी सवाल पूछे गए हैं कि वो इस एक्ट के बारे में क्या सोचती है। उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट अपना कोई जजमेंट सामने लेकर आएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और ऐसे कॉम्प्लिकेटेड डिस्प्यूट्स को अगर आप अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो
चैनल के साथ जुड़े रहिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और हाँ, अगर एक यूपीएससी एस्पिरेंट है तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। जैसे मैंने पहले आपको बताया था, टेलीग्राम चैनल मेंस आंसर राइटिंग, बाय अंकित सर। तो ये टेलीग्राम चैनल है, यहां पर आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी यूपीएससी की जर्नी में आगे बढ़ सकते हैं। चलिए दोबारा मिलेंगे आपसे एक ऐसी इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।